हाँ जी, सर हम ना लास्ट क्लास में इनकम अंडर द हेड सैलरी डिस्कस कर रहे हैं, और इनकम अंडर द हेड सैलरी में हम अलाउंसेस पढ़ रहे थे। उधर ऑफिस में रखो। हाँ जी, अलाउंसेस। फिर हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है परक्विजिट्स की। थर्ड होती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। और लास्ट है अदर्स। हाँ जी, तो बताइए अलाउंसेस किसे कहते हैं? अलाउंसेस का मतलब होता है वो पैसे जो हम इन एडिशन टू सैलरी किसी एम्प्लॉय को देते हैं। इन एडिशन टू सैलरी। और अलाउंस की क्या खास बात होती है बताइए? अलाउंस कहते किसे हैं? हमने ये डिस्कस किया था कि जो अलाउंसेस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड इन मनी। पहली बात ये फिक्स्ड होते हैं सर, फिक्स्ड फिक्स्ड। और दूसरी बात ये कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं इसके पैसे? ठीक है, तो फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अलाउंसेस आर फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब बताइए परक्विजिट। तो सर परक्विजिट जो फैसिलिटी मिलती है, बताइए परक्विजिट कैश में होते हैं या नॉन कैश होते हैं? हाँ जी, परक्विजिट कैश में मिलेंगे या नॉन कैश होंगे? तो अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी तो नॉन कैश होती है। हाँ जी, बताइए क्या परक्विजिट कैश में भी मिल सकता है? क्या परक्विजिट के पैसे मिल सकते हैं? आंसर इज यस, मिल सकते हैं। तो अगर पैसे मिलेंगे तो बताइए परक्विजिट होगा या अलाउंस होगा? सर अलाउंस होने की दो शर्तें हैं प्लीज। पहली कंडीशन ये है कि ये मनी में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये फिक्स होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब हर महीने फिक्स अमाउंट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के 10,000 मिलते हैं, खर्चा 1,000 का होता है या 15,000 का, मैटर नहीं करता। एचआरए मिलता है मुझे 15,000 रुपए, मैं रेंट देता हूं नहीं देता, कम देता हूं ज्यादा देता हूं, मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए आपको पैसे मिले तो पैसे फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड, तो फिर ये हमारे पास परक्विजिट नहीं माना जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या माना जाएगा बताइए? सॉरी, फिर ये अलाउंस नहीं माना जाएगा, फिर ये क्या माना जाएगा बताइए? परक्विजिट। ठीक है सर, जैसे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल में डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं, हमने ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में डिस्कस किया था। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसे कहते हैं? जो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं। मिस्टर एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी ने इनसे कहा कि आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए हम आपको 2,000 रुपीज पर मंथ देंगे। ठीक है, हमने डिस्कस ये किया था कि हो सकता है कि मिस्टर ए के जो बच्चे हैं उनकी फीस जाती ही ना हो, जीरो, गवर्नमेंट स्कूल में। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में है, 10,000 रुपए महीना फीस है। दोनों ही सिनेरियो में इन्हें पैसे कितने मिलेंगे? 2,000। ठीक है, आप खर्चा करते हैं या आप खर्चा नहीं करते, इररेलीवेंट है। आप खर्चा ज्यादा करते हैं या आप खर्चा कम करते हैं, इररेलीवेंट है। सर जैसे ना गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें फीस ही नहीं होती,
एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, नॉमिनल होती है, सपोज 100 रुपीज पर मंथ। फिर प्राइवेट स्कूल होते हैं 10,000 पर मंथ। मैं कहना चाह रहा था 100 का एक्सपेंस हो, 10,000 का जीरो, पैसे मिलेंगे 2,000 रुपए, दैट इज एन अलाउंस। ठीक है सर, 2,000 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब पैसे मिले 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 24,000। और एग्जाम्शन कितने की मिलेगी? एग्जाम्शन मिलेगी 100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 12 मंथ्स के लिए हो गया 2,400। 2,400 की एग्जाम्शन मिलेगी सर। पैसे कितने मिलेंगे? जितने एम्प्लॉयर देगा। भाई एम्प्लॉयर मुझे 5,000 देगा तो 5,000 ले लूंगा, एम्प्लॉयर 500 देगा 500 ले लूंगा। एग्जाम्शन कितने की मिल सकती है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सर डिपार्टमेंट से भी तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसे मिलते हैं, क्या वो अलाउंस होता है? नहीं, वो होता है परक्विजिट। मुझे अमाउंट नहीं पता कितना मिलता है, लेकिन डिपार्टमेंट से रीएम्बर्समेंट की फॉर्म में पैसे मिलते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिनके बच्चे की फीस जा रही है 10,000 पर एनम, तो बताइए डिपार्टमेंट आपने कितने किया देगा? मेरी तो डिपार्टमेंट की क्लास चल रही है सब आप कर रहा हूँ। सर अनम्यूट हो गया था फल सिंह सर, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी, डिपार्टमेंट से कितने पैसे मिलते हैं बताइए? सर 27,000। लेकिन 27,000 मिलने की कंडीशन पता है क्या है? ये पैसे खर्च होने चाहिए। मैं कह रहा था मान लीजिए खर्चा ही 10,000 का है किसी का, तो डिपार्टमेंट से 27,000 मिल जाएंगे क्या? नहीं सर, 10 ही मिलेंगे। अरे हाँ सर, क्लास में नहीं कहते ऐसे। मान लीजिए अगर खर्चा 20,000 का है तो 20,000 मिलेंगे। खर्चा अगर 40,000 का है तो 27,000 मिलेंगे। ठीक है सर, यहां ना पैसे फिक्स नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए प्लीज। यहां पैसे फिक्स नहीं है, यहां पैसे कितने मिलेंगे डिपेंड करता है सर एक्सपेंस पर। जब एक्सपेंस के ऊपर बेस्ड पैसे मिलते हैं ना, दैट इज परक्विजिट। सर मैं बताना ये चाहता था कि देखिए ऐसा नहीं है कि परक्विजिट नॉन कैश ही होता है, परक्विजिट में कैश भी मिल सकता है। परक्विजिट नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक फैसिलिटी। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया रहने के लिए, आरएफए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे दी यूज करने के लिए, मोटर कार फैसिलिटी। सर पैसे नहीं मिल रहे, फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन मैं कह रहा था अगर पैसे भी मिल जाए ना, तो भी ये परक्विजिट हो सकता है अगर ये फिक्स ना हो। अगर फिक्स है तो अलाउंस है, और अगर फिक्स नहीं है तो परक्विजिट है। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं अगर ये फिक्स ना हो। जैसे जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है सर, एक बहुत कॉमन, मैं उम्मीद करता हूं सभी ने लिए होंगे ये पैसे, एलटीसी के। एलटीसी क्या होता है? लीव ट्रेवल कंसेशन। पैसे मिलते हैं सर, पैसे 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 मिलते हैं, लेकिन फिक्स थोड़ी होते हैं। हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, घूमने जाऊं या ना जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे, घूमने जाऊं या ना जाऊं, ऐसे थोड़ी होता है। जितने का टिकट होगा उसके पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, दैट इज परक्विजिट। सर पैसे मिल रहे हैं लेकिन फिक्स नहीं है, परक्विजिट। सर इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दी, कहा आपका या आपकी फैमिली में अगर किसी का भी ट्रीटमेंट पर कोई खर्चा होता है तो पैसे ले लेना। मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे एम्प्लॉयर ने दे दिए, सर पैसे, मनी। ठीक है, लेकिन इन सभी एग्जांपल्स में ना देखिए ये पैसे फिक्स नहीं है। भाई अगर खर्चा 10,000 का होगा, एम्प्लॉयर 10,000 देगा। खर्चा 20,000 का होगा तो 20,000 देगा। 50,000 का होगा तो 50,000 देगा। हाँ, इसकी एक कैपिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एक लिमिट लगा दे, जैसे आपके यहाँ एजुकेशन के केस में लिमिट है 27,000। ठीक है,
सर अगर मान लीजिए बच्चे की फीस 27,000 नहीं 2,70,000 जा रही है, तो भी डिपार्टमेंट कितने पैसे देगा? 27,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप कहें जी हमें तो हर साल फिक्स अमाउंट मिलता है। सर ये फिक्स नहीं है, आप इस 2,70,000 की जगह 10,000 की रिसीट जमा कराइए, फिर आपको 10,000 मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास परकोजिट मनी मॉनेटरी फॉर्म में भी होते हैं, परकोजिट नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी होते हैं। मॉनेटरी फॉर्म में अगर ये होते हैं तो ये फिक्स नहीं होते। ठीक है, अगर फिक्स हैं तो हमारे पास ये अलाउंसेस की कैटेगरी में कवर किया जाएगा। अब सर जैसे हमने लास्ट क्लास में जब अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने अलाउंसेस को कितनी कैटेगरीज में बांटा था? हमने अलाउंसेस को 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहले 2 ब्रॉड कैटेगरीज थी, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड, और फिर स्पेसिफाइड को भी 2 कैटेगरीज में बांट दिया था। एक थे एग्जम्प्ट विदाउट लिमिट और दूसरे थे एग्जम्प्ट विद लिमिट। ठीक है सर, इसी तरह से ना मेरे पास परकोजिट्स हैं। परकोजिट्स को भी हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, परकोजिट्स को भी हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब इसको जरा समझिए, ये कैसी कैटेगराइजेशन है? सर एक वो परकोजिट्स होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज होते हैं। सर कोई भी एम्प्लॉय हो, कैसा भी एम्प्लॉय हो, ये परकोजिट फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हुए घर में आप लोग रहते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने डिपार्टमेंट की तरफ से अकोमोडेशन फैसिलिटी ली, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब में होता और उसको एम्प्लॉयर ने घर दे दिया, तो सर उसको भी टैक्स देना पड़ता। कोई भी एम्प्लॉय हो, कैसा भी एम्प्लॉय हो, कैसी भी अकोमोडेशन हो, टैक्स देना पड़ेगा इन ऑल द केसेस। देन एक सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास, वो है परकोजिट्स फुल्ली एग्जम्प्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। सर वो परकोजिट जो फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे, फुल्ली एग्जम्प्ट, इन पे टैक्स ही नहीं लगेगा। जैसे सर मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है ना, तो मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है तो हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सर बड़ा मेजर इशू है, सोचिए। मिस्टर ए ये कंपनी में जॉब कर रहे थे XYZ लिमिटेड में, सीनियर एम्प्लॉय थे। एक दिन ऑफिस पहुंचे तो एकदम से घर से फोन आया कि जी पापा की तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाओ। मिसेज ए ने इनसे कहा, ये बेचारे जल्दी से पहुंचे, तब तक इनके फादर को हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। ये भी हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ना साहब ने कहा सर सीवियर हार्ट अटैक है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। 10 लाख का खर्चा होगा, पैसे जमा करा दो। इन्होंने कहा जी पैसे तो है नहीं, 10 लाख तो बहुत हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा पैसे नहीं है तो मिल लो फिर पापा से, अगली मुलाकात पता नहीं हो ना हो। अब ट्रीटमेंट का एक्सपेंस होना है सर 10 लाख रुपीस, मेजर एक्सपेंस है। एम्प्लॉयर ने इनसे कहा कि आप चिंता मत करो, जितना भी खर्चा होगा ना हम देंगे। सर पूरे के पूरे 10 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने दे दिया। ठीक है,
बताइए, फायदे की बात है या नहीं है? सर मेजर बेनिफिट है सर। सर ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस ही तो है भाई, फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट कराना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, ये तो फायदे की बात है। ऐसे में क्या इस फायदे पे टैक्स लगा दूं? सर बड़ा टेक्निकल इशू हो जाएगा। 10 लाख रुपए अगर आपने टैक्सेबल कर दिए, सर 3 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा, पापा तो बच जाएंगे, मिस्टर ए को हार्ट अटैक आ जाएगा। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर हम ये पैसे एग्जम्प्ट करने को तैयार हैं, लेकिन लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी कहा था, सर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जम्पशन की शर्तें होती हैं। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, अगर ये शर्तें पूरी कर देंगे तो मेडिकल फैसिलिटी को एग्जम्प्ट कर दूंगा। सर फुल्ली एग्जम्प्ट कर दूंगा, सारे इंप्लॉइज के लिए एग्जम्प्ट कर दूंगा, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। 10,000 कहेंगे 10,000 एग्जम्प्ट कर दूंगा। सर 10 लाख कहेंगे 10 लाख एग्जम्प्ट कर दूंगा। मेरी तरफ से कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, मेरी तरफ से शर्तें हैं, शर्तें। इनकम टैक्स एक्ट कुछ कंडीशंस लगाता है, कंडीशंस फुलफिल कीजिए, एग्जम्पशन दे देंगे। ऐसे में इनकम टैक्स कहता है सर, अगर ये अपने पास मेडिकल फैसिलिटी रिसीव कर रहे हैं, इट शैल बी फुल्ली एग्जाम फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। सर ये ना दो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, एक फुल्ली टैक्सेबल कर रहा है, एक फुल्ली एग्जाम कर रहा है, और फिर इनके बीच में कहीं एक दूसरी फैसिलिटी है, ये होती है परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। इसका क्या मतलब हुआ? सर एग्जाम्पल के जरिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर एक पर्टिकुलर पर्सन थे, मिस्टर ए, एक कंपनी में जॉब करते थे और बहुत ही छोटी पोस्ट पर थे बेचारे, बहुत ही कम सैलरी थी, बड़े गरीब थे। ये ड्राइवर थे, कंपनी के ड्राइवर, और सैलरी बताइए कितनी? सर 8,000 रुपए महीना, ठीक है, 8,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। बहुत ही गरीब बेचारे, 8,000 में खर्चा चलाते थे पूरे महीने। बहुत पुराने एम्प्लॉय थे, ईमानदार एम्प्लॉय थे, डायरेक्टर साहब की गाड़ी चलाते थे, जो कंपनी के ओनर थे उनकी गाड़ी चलाते थे। एक दिन इनको पता चला कि इनके दो बच्चे हैं, A1 और A2, और दोनों पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं। इन्होंने पूछा कि भाई कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ए ने कहा सर बस क्या पढ़ते हैं, घर के पास ही एक MCD का स्कूल है, उसमें पढ़ते हैं, 5th क्लास तक है, और बस उसके बाद खत्म। ओनर ने पूछा बच्चे कौन सी क्लास में? इन्होंने कहा 5th में। इन्होंने कहा इसके बाद? इन्होंने कहा बस पढ़ाई खत्म, आगे कोई स्कूल है नहीं आसपास, तो छुट्टी। इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ, किसी बढ़िया से स्कूल में एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे DPS में जाते हैं, तुम भी वहीं करा दो। ए ने कहा सर क्यों मजाक करते हैं, 8,000 रुपए सैलरी, वहां तो एक बच्चे की फीस 10,000 है, मैं कहां से दे दूंगा? दो बच्चों के 20,000 रुपए। डायरेक्टर साहब ने कहा बेटा चिंता मत करो, हम देंगे पैसे, और ये पूरे के पूरे पैसे XYZ लिमिटेड ने दे दिए। हाँ जी, अब बताइए क्या इस पे टैक्स लगा दूं? सर बड़ा ना, हाँ, प्रॉब्लमेटिक इशू है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर ड्राइवर साहब से आपने ये कहा कि लाओ बेटा इस पे टैक्स निकालो, तो ये कहां से देंगे बेचारे? ठीक है, बच्चों की तो पढ़ाई रह जाएगी टैक्स के चक्कर में। हमने कहा ये पैसे एग्जम्प्ट, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और मैं कहूं कि ये ड्राइवर नहीं थे, डायरेक्टर साहब थे, और सैलरी 8,000 रुपए महीना नहीं, 8 लाख रुपए महीना थी। हाँ जी, अब बताइए बच्चों की फीस कौन जमा कराएगा? 8 लाख रुपए कमा रहे हैं सर, बच्चों की फीस कौन जमा कराएगा? सर ये तो मैं कहानी सुना रहा था कि ड्राइवर से कह दिया कि बच्चों की फीस देंगे, ऐसे भली कंपनियां आजकल कहां होती हैं।
कंपनी पता है किसके बच्चों की फीस जमा कराती है? डायरेक्टर साहब के, सीनियर मैनेजमेंट के, सीनियर एम्प्लॉइज के। उन्हें फैसिलिटी दी जाती है। उनसे कहा जाता है सर आप हमारे पास जॉब करो, हम आपको रहने के लिए घर देंगे, यूज करने के लिए गाड़ी देंगे, आपको फैसिलिटीज देंगे, आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा कराएंगे। ऐसे में ये जो फैसिलिटी दी गई है, सोचिए क्या ये एग्जम्प्ट होनी चाहिए डायरेक्टर साहब के हैंड्स में? सर ये तो अमीर आदमी है। इनकम टैक्स कहता है सर इनको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सर ऐसे एम्प्लॉइज को ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो ध्यान से देखिए प्लीज, हमने ना परक्विजिट को 3 कैटेगरीज में बांटा। हमने कहा परक्विजिट फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, परक्विजिट fully exempt for all the employees, and perquisite taxable for specified employees only, like education facility, children education facility. अब यहां पर एक इशू ये आता है कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते कौन है? कौन कौन एम्प्लॉइज होंगे जो स्पेसिफाइड माने जाएंगे? सर परक्विजिट की टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में दी हुई है, और यही सेक्शन में डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन होते हैं? सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 डिफाइन करता है इसका मीनिंग। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज मतलब समझने के लिए बड़े एम्प्लॉइज, अमीर एम्प्लॉइज, सीनियर एम्प्लॉइज, जैसे जैसे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सर डायरेक्टर साहब छोटे एम्प्लॉय होते हैं, बड़े होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। अगर इनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी मिली तो टैक्सेबल होगी। इसी तरह employees having substantial interest in employer company, अगर एम्प्लॉय का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर में, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% और मोर वोटिंग राइट्स। ट्वेंटी परसेंट और मोर वोटिंग राइट्स। कंपनी के अंदर वोटिंग राइट किस चीज से आते हैं? इक्विटी शेयर्स से। किससे? इक्विटी शेयर्स, ओनली इक्विटी। मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूं और उस कंपनी के 20% इक्विटी शेयर है मेरे पास। तो अब बताइए कंपनी मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी? सर जरूर मानेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई बात कहे मुकेश अंबानी और रिलायंस मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, मुकेश अंबानी ना कंपनी में जॉब करते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी इज एन एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है, तो इनका इतना क्यों हर जगह पर से होता है कंपनी के डिसीजंस में? ये ना मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इनके पास शेयर्स बहुत ढेर सारे हैं, और क्योंकि इनके पास इतने ढेर सारे शेयर्स हैं इसलिए इनकी बहुत चलती है। ठीक है, ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है सर? ऐसे एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाएंगे, और अगर इनको फैसिलिटी दी गई तो इसको हम अपने पास टैक्सेबल करेंगे। सर लास्ट, सर ये ना बहुत बढ़िया प्रोविजन था, सारी बातें बड़ी अच्छी थी, बस इस पॉइंट ने इसे बर्बाद कर दिया। एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन 50,000 पर मंथ या पर क्वार्टर? तो ना पर मंथ ना पर क्वार्टर, पर एनम।
अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपए साल से ज्यादा है, ठीक है सर, 50,000 इज जस्ट लाइक नथिंग। 50,000 तो कुछ भी नहीं होती। 50,000 आफ्टर डिडक्शंस, सर 50,000 आफ्टर डिडक्शंस है। तो चलिए मैं बिफोर डिडक्शन ले लेता हूं। डिडक्शन कितनी मिलती है? डिडक्शन मिलती है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर मैं 50,000 से पहले की भी बात करूं तो सर 50,000 से पहले की भी बात करेंगे तो सैलरी हो गई 1 लाख रुपए साल। सर 1 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं होते हैं। अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी ना 8,500 रुपए महीना है, 8,500, तो 1,02,000 बन जाती है। 50,000 डिडक्ट करेंगे 52,000 बन जाती है। सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। अब अगर इसके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दी जाए तो टैक्सेबल। मैंने जानबूझकर ड्राइवर की सैलरी ना 8,000 ली, आप इस 8,000 को अगर 8,500 कर देंगे ना, ये फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक बड़ा लॉजिकल सवाल ये आता है कि ये इतना, मतलब इतना कम अमाउंट क्यों? तो सर लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहे थे, वही बात मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं। सर ये प्रोविजन ना बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। आज की डेट में हमारे पास ना एमईएल होती है, एमईएल। एमईएल मतलब सर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है बताइए? सर 2.5 लाख रुपए। अगर कोई भी पर्सन है वो 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है साल का, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो नो टैक्स। 2.5 लाख से कम पे टैक्स नहीं लगता। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, ये 2.5 लाख की जगह सिर्फ 50,000 हुआ करता था। सर 2004 में जब मिस्टर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने, बहुत अरसे के बाद उन्होंने एमईएल को बढ़ाकर 1 लाख किया था, वरना 50,000 बहुत टाइम तक 50,000 ही चलता रहा। पुराने जमाने के जो स्लैब रेट होते थे ना सर, 0 से लेकर 50,000 तक नहीं, 50,000 10 से 60,000 तक 10% का टैक्स, 60,000 10 से 1 लाख तक, सॉरी 80,000 तक 20% का टैक्स, और 80,000 अबव 30% टैक्स। ठीक है सर, पुराने जमाने में 50,000 तक टैक्स नहीं होता था, और 50,000 के बाद टैक्स होना शुरू हो जाता था। उस जमाने में सेक्शन 17(2) ने यह कहा कि जो 50,000 से ज्यादा कमाएगा ये परक्विजिट उसी के लिए टैक्सेबल होगा। तो उस टाइम पर बात बड़ी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 50,000 बढ़ते 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 2.5 लाख हो गए। ठीक है सर, 50,000 एमईएल तो बढ़कर 2.5 लाख हो गया, लेकिन अब किसी का ध्यान गया ही नहीं। क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की मीनिंग में भी कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, तो अब वो ना एज इट इज चले जा रहा है। अब जो चल रहा है लॉ में सर, मुझे तो वही फॉलो करना है। लॉ ये कहता है 50,000 से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, और आपके लिए परक्विजिट टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। तो परक्विजिट्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा। पहली कैटेगरी फुल्ली टैक्सेबल, सेकंड कैटेगरी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, थर्ड कैटेगरी फुल्ली एग्जाम फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है जी मैम। जी मैम। मैम एक्चुअली जब हम टैक्स लगाते हैं ना, तो टैक्स लगाते हुए हम अपने पास सारी इनकम्स का टोटल करते हैं। तो सारी इनकम में हो सकता है मेरी और इनकम्स मिलाकर मैं 2.5 लाख को एक्सीड कर जाऊं और फिर मुझे टैक्स देना पड़ जाए। ठीक है मैम, आज की 50,000 तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मिनिमम वेज से भी कम है। जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज फिक्स्ड है वो भी शायद कुछ 20,000 समथिंग है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर एनुअल सैलरी में देखूं मैम, वो तो 2.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। तो ये चीज आज की डेट में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ,
ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, कई बड़े बड़े लोग होते हैं, विजय माल्या, ये, हाँ, एक छोटा सा ऐसा कहा जाता है, छोटा सा एक फ्रॉड करके भाग गए। हाँ, अब पता नहीं, अभी तक कुछ साबित तो हुआ नहीं है। हाँ, ये ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भागने से पहले, ठीक है, विजय माल्या वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इनको सैलरी मिलती थी, पता है कितनी? 1 रुपया, 1 रुपए की सैलरी लेते थे ये। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी थी ना पुराने जमाने में, वो कमी थी, कुछ 50-50 हजार होती थी, ठीक है। विजय माल्या बहुत अमीर आदमी थे। आप कभी अगर गूगल करें ना इनके बारे में, जो मैं बता रहा हूं, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ऑथेंटिक सोर्सेज से बता रहा हूं मैं। विजय माल्या की अपनी पर्सनल वेल्थ 12,000 करोड़ रुपए की थी। ये यूबी ग्रुप के जो प्रोमोटर थे, जो बनाने वाले थे, उनके बेटे थे, बहुत ही अमीर थे। तो एक बार मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया हुआ था, उस टाइम तक इनका फॉल शुरू नहीं हुआ था, बहुत अमीर थे ये। तो ये बता रहे थे कि ये जो ज्वेलरी और घड़ी वगैरह पहनकर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर थे बीजेपी से, और बहुत करीबी बताए जाते थे लेट मिस्टर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के, बहुत दोस्ती थी। तो जिस टाइम पर ये पार्लियामेंट में जाते थे, तो ये जो ज्वेलरी पहने होते थे, उस ज्वेलरी की वर्थ इंडिया की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के एनुअल बजट से ज्यादा होती थी। 2-3 पार्टीज को छोड़ दें, तो उन पार्टीज को छोड़ के जितनी भी पार्टीज हैं, उनका एनुअल बजट इतना नहीं होता था जितना इनकी अंगूठी, इनकी वॉच और इनकी चेन की वैल्यू होती थी। अमीर आदमी थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अब मैम सैलरी तो देना जरूरी है, ऑन रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा सैलरी देते हैं, तो वो ना एक टोकन, एक नॉमिनल अमाउंट ले लेते हैं, लाइक 1 रुपया। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। माधवराज सिंधिया, इनके बेटे हैं ज्योतिर्मय सिंधिया, अभी भी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ये बहुत बहुत अमीर आदमी थे, ठीक है। ये पुराने जमाने के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। 1 रुपया सैलरी लेते हैं। रीजन भी थोड़ा बुरा सा लगता है ना, ये इतने अमीर आदमी, हजारों करोड़ रुपए की जायदाद, और हम कहीं इन्हें 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। ये तो ड्राइवर को इससे ज्यादा पैसे देते हैं अपने। तो ये जस्ट टू शो ऑन रिकॉर्ड कि इन्हें सैलरी मिल रही है, 1 रुपया ले रहे हैं। अब देखिए, अगर इनको इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए तो इट शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर मैं बाकी प्रैक्टिकल केसेस की बात करूं तो आज की डेट में मिनिमम वेजेस भी इससे कम है, इससे ज्यादा है। तो अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बात करें, तो वो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा ही होगा इन ऑल द केसेस, ठीक है। सर, जो ये सैलरी देखी जाती है एनुअल, दो काम करते हैं के एम्प्लॉयज की मिला के देखेंगे या सेपरेट सेपरेट देखेंगे, जहाँ से परक्विजिट्स ले रहा है वहां के देखेंगे? सबकी मिलाकर देखिए। हाँ जी, आइए अब हम बात करते हैं अपने पास परक्विजिट की टैक्सेबिलिटी। और परक्विजिट की टैक्सेबिलिटी में हम सबसे पहली फैसिलिटी जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। हाँ जी, तो मेडिकल फैसिलिटी अगर मिलेगी तो ये एग्जम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? ये एग्जम्प्ट होगी। सर, परक्विजिट्स के बारे में जो हमें प्रोविजन गिवन है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये गिवन है इनकम टैक्स के सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये बताते हैं कि परक्विजिट पे टैक्स लगाएंगे। इसी का फर्स्ट प्रोविजो है टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। वो ये बताता है कि मेडिकल फैसिलिटी कैसे एग्जम्प्ट की जाएगी। प्रोविजो किसे कहते हैं? इट
इट मीन्स एक्सेप्शन टू द रूल। ठीक है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि परक्विजिट पे टैक्स लगाएंगे, और उसी के नीचे एक्सेप्शन में लिखा हुआ है मेडिकल फैसिलिटी पे नहीं लगाएंगे अगर आपने हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो। अब ये मेडिकल फैसिलिटी कैसे कैसे मिल सकती है? तो पहला पार्ट, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। यहां पर ना एक बात जरा मैं हाईलाइट कर दूं, हमने डिस्कस किया था अलाउंसेस में, अगर हमें मेडिकल अलाउंस मिलता है शैल बी फुल्ली टैक्सेबल, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। तो मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस एक ही बात है, अलग अलग है? जमीन आसमान का फर्क है सर। मेडिकल अलाउंस का मतलब है मुझे हर महीने 1000, 2000, 5000 रुपए महीना मिल रहे हैं, ठीक है, और खर्चा होता है या नहीं होता, ज्यादा होता है या कम होता है, यह नहीं देखा जाता। और फैसिलिटी किसे कहते हैं? फैसिलिटी मतलब मिस्टर ए अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो एम्प्लॉयर पैसे देगा, अदरवाइज पैसे नहीं देगा। तो मेडिकल फैसिलिटी, अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है फॉर ट्रीटमेंट इन इंडिया तो इनकम टैक्स कहता है सर ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर any amount received by employee for medical treatment of himself, अपना इलाज कराने के लिए, और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, फैमिली के किसी मेंबर का इलाज कराने के लिए। मिस्टर ए अपना इलाज कराएं या फैमिली के किसी मेंबर का इलाज कराएं, ये फैमिली में कौन कौन लोग आएंगे उसके बारे में भी 2 मिनट में बात करते हैं। तो एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली shall be exempt any amount received by employee for medical treatment of himself or any member of his family shall be exempt to the extent actually spent, to the extent actually spent on medical treatment in any of the following hospitals or clinics etc। हाँ जी सर, जरा बात को समझ लीजिए प्लीज। मिस्टर ए को हमने मेडिकल के लिए पैसे दिए 1 लाख रुपए, इनकम टैक्स कहता है 1 लाख पे 1 लाख एग्जम्प्ट कर देंगे, बस एक छोटी सी कंडीशन है, इस 1 लाख का खर्चा होना चाहिए, मतलब जितने पैसे मिले वो पैसा खर्च होने चाहिए। मान लीजिए हमने इनको 1 लाख रुपए दिए, इन्होंने 1 लाख का खर्चा कर दिया, तो 1 लाख के 1 लाख एग्जम्प्ट। मान लीजिए हमने इनको 1 लाख रुपए दिए, इन्होंने खर्चा किया 80,000 का, तो 80,000 एग्जम्प्ट। हमने इनको 1 लाख रुपए दिए, इन्होंने खर्चा किया 60,000 का, तो 60,000 रुपए एग्जम्प्ट। जितने का खर्चा करेंगे ना उतना एग्जम्प्ट होगा, और जो पैसे बचा लेंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। खर्चा करना है, खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट पर, और ये मेडिकल ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए सर, ये हम बताएंगे। इलाज कहां कराना है ये इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। इनकम टैक्स की बताई हुई जगह पर अगर इलाज कराएंगे तो एग्जम्पशन दूंगा, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं दूंगा। ठीक है सर, इसमें घपलेबाजी भी तो हो सकती है, सोचिए
मिस्टर ए, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए, और इनके फैमिली में इनका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर वो डॉक्टर है, इनके मामा जी चाचा जी डॉक्टर हैं और उनका अपना क्लिनिक है, और ये मामा जी के क्लिनिक पे गए और उनसे जाकर कहा मामा जी 1 लाख का बिल बना दो। ठीक है, तो ये तो घपलेबाजी हो जाएगी। क्या इनकम टैक्स एक्ट ऐसे मामा जी के बिल पर एग्जम्पशन दे देगा? हमने कहा नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। इनका ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? हमने कहा सर हम बताएंगे कहां होना चाहिए। हमने कहा इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए किसी ऐसे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल, सर हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, क्लिनिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बड़े हॉस्पिटल की ही बात कर रहा हूं, छोटा हॉस्पिटल भी चलेगा, लेकिन वो छोटा हॉस्पिटल मामा जी का नहीं होना चाहिए। वो छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए एम्प्लॉयर का। ठीक है, एम्प्लॉयर का। सोचिए, क्या एम्प्लॉयर अपने खुद के हॉस्पिटल में इनके साथ मिलकर घपलेबाजी करेगा पैसे देने के लिए? सर पॉसिबल ही नहीं है। भाई जो भी बिल आएगा उससे पैसे कौन देगा? एम्प्लॉयर ही तो देगा। तो कंपनी इनसे कहे मेरे ही हॉस्पिटल में गलत बिल बना लो, पैसे दे दूंगा, तो उसकी जेब से पैसे जाने हैं, वो फालतू पैसे देगा क्यों? ऐसे में अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है तो बताइए क्या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मैनिपुलेशन हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में जाकर आप गलत बिल कैसे बनवा सकते हैं? मैं एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में जाकर कहूं डॉक्टर साहब से कि सर बिल बना दो 2 लाख का, और इलाज नहीं कराना, पैसे भी नहीं दूंगा, ठीक है, रीएम्बर्समेंट लेनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में इलाज कराइए, यहां का बिल 100% जेन्युइन होगा, जितना खर्चा होगा उसकी एग्जम्पशन दे देंगे। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, लेकिन सर हो सकता है एम्प्लॉयर ना हो। भाई हॉस्पिटल अपना खुद का बनाना ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इम्पॉसिबल है। एक छोटी मोटी कंपनी वो कैसे अपने पास हॉस्पिटल बना लेगी बेचारी? तो ऐसे में अगर मान लीजिए मिस्टर एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते हैं, उसमें 100 200 500 चलिए 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, सर 1000 एम्प्लॉइज के लिए हॉस्पिटल थोड़ी बना देंगे। अब ये कहां इलाज कराएं? हमने कहा एक काम करो, आप इलाज करा लीजिए इन एनी हॉस्पिटल ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिलिंग में मैनिपुलेशन हो सकती है? हाँ जी, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिलिंग में मैनिपुलेशन हो सकती है? सर पॉसिबल ही नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे तो ज्यादातर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन कुछ चीजों के पैसे लगते हैं, कुछ चीजों को पैसे लगते हैं। प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं, वहां पर पैसे लगते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्राइवेट क्लिनिक में जाएं, वहां पर जो प्राइवेट वार्ड है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में इलाज का पैसा जमा कराएं, इन एनी केस सर बिलिंग में मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। अगर बिल 10,000 का है तो 10,000 का है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर ये कहें कि जी 10,000 की जगह 15,000 का बिल बना दो, तो रीएम्बर्समेंट लेनी है। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट ऑथेंटिक। ठीक है, ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल के बेसिस पर हम आपको एग्जम्पशन अलाउ कर देंगे। सर मेरे जीजा जी का ट्रीटमेंट हुआ था एम्स में, उन्होंने 80,000 रुपीज जमा कराए, ऑफिस से उन्हें चेक मिला, उन्होंने जमा करा दिया। हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाद में पता चला बिल 80,000 का नहीं था, बिल कुछ 50,000 समथिंग का था। सर रिमेनिंग 30,000 का चेक बन के आ गया ऑफिस से, उन्होंने जाकर अपने ऑफिस में जमा करा दिया और वो वापस चला गया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही गया, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा था कि गया। ठीक है सर, 1 रुपए की भी घपलेबाजी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक एक पैसे का हिसाब है वहां पर। ठीक है, तो मैनिपुलेशन इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। हमने कहा सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराइए, जितना खर्चा होगा फुल्ली एग्जाम, खर्चा होना जरूरी है। सर इसी तरह ना हॉस्पिटल
ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी भी तो होते हैं। लोकल अथॉरिटी जैसे क्या सर? एमसीडी। सर दिल्ली में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सफदरजंग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये हमारे बहुत करीब आरएमएल हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो सकते हैं, या ये बिल्कुल पड़ोस में जीबी पंत हॉस्पिटल है, एलएनजेपी हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं। सर ऐसे ही एमसीडी के भी तो हॉस्पिटल है दिल्ली में। एक हॉस्पिटल है, काफी बड़ा है, आपने शायद नाम सुना हो, अरुणा आसिफ अली करके है शायद, ठीक है, ये आईएसबीटी के पास है। एक हिंदू राव हॉस्पिटल है, सर एमसीडी के, ठीक है। एमसीडी हॉस्पिटल्स में क्या मैनिपुलेशन हो सकती है? गलत बिल बन जाएगा? सर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल, भाई एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है नहीं, और हम कह रहे हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा लें। बताइए क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा पाएंगे? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज तो बहुत अच्छा होता है सर, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हाँ नंबर पता नहीं, हाँ नंबर जब तक आए तब तक इलाज की जरूरत हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल नंबर आते आते कहीं और का नंबर आ जाता है। तो मुद्दा ये है सर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन कराना चाहे। अब ऐसे में अगर मैं ये फोर्स करूं नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसने कहा जी मैं कराना ही नहीं चाहता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, नंबर आता नहीं है, 2 साल बाद की डेट आएगी, तब तक फायदा नहीं होगा इलाज का। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो। सर हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सर जैसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के पास कुछ सीजीएचएस में ना कुछ पैनल वैनल का सिस्टम होगा, एम्पैनलमेंट का, ठीक है। सर मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, तो उनको सीजीएचएस में कुछ गवर्नमेंट कुछ हॉस्पिटल्स का एम्पैनलमेंट मिला हुआ था, इनमें जाकर इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे में सोचिए जिन हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने अपने खुद के लिए अप्रूव कर दिया, सर उसमें अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय जाकर इलाज करा रहा है तो उसको भी तो अप्रूव करना चाहिए ना, ठीक है। हम ये कह रहे हैं अगर ऐसे किसी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, इसमें हम अमाउंट पूरी तरह से एग्जम्प्ट करने को तैयार हैं। सर ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, और इन हॉस्पिटल्स में मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल है। मैं किसी बड़े से हॉस्पिटल में जाकर कहूं, मैक्स हॉस्पिटल में जाकर कहूं 5 लाख का बिल बना लो और इलाज मत करो, ऐसा हो नहीं सकता सर, ठीक है। अगर ये बिल बनाएंगे ना तो पैसे जरूर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल बनाएं और पैसे ना लें, बस बिल बना कर दे दें, ठीक है। सर ये प्राइवेट नर्सिंग होम में हो सकता है, एक छोटे मोटे डॉक्टर का कोई क्लिनिक है, उसमें आप जाकर कहिए 5 लाख का बिल बना दो और कुछ सेटिंग, ठीक है। मैं उससे कहूं भाई 50,000 रुपए दे दूंगा, 5 लाख का बिल बना दो, इट इज पॉसिबल। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है सर? यहां तो बहुत चेक्स होते हैं, ठीक है, बहुत कंट्रोल्स होते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स क्या कहता है, बड़े हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, जो भी यहां पर बिल होगा हम उसकी एग्जम्पशन देने को तैयार हैं। एंड लास्ट, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल। ये स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं सर जो स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत जो खराब हुई ना सर, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हार्ट इश्यू हो गया, हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज। अब अगर हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो जाए ना तो उसको जाना पड़ेगा सर एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में,
ठीक है सर। अब ये इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, अब इसके लिए तो एक स्पेशल हॉस्पिटल है, वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है सर, मान लीजिए मिस्टर ए, इनको या इनकी फैमिली में किसी को कैंसर की कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो हमने कहा जी आप जाकर इलाज कराओ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में, या इसी तरह और दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं सर स्पेसिफाइड डिजीज के, स्पेसिफाइड डिजीज। ठीक है, हार्ट की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी ना, तो फिर हार्ट के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, तो इनकम टैक्स कहता है इन स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें जाकर अगर ये इलाज कराते हैं तो जितना भी खर्चा होगा ना फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। तो इन सभी केसेस में ये जो 5 हॉस्पिटल्स हमने डिस्कस किए, अगर ये खर्चा करते हैं तो अमाउंट एग्जम्प्ट कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर होगा, इनमें से जो भी कम होगा। सर मान लीजिए इनको 5 लाख रुपए मिले और इन्होंने 5 लाख का खर्चा कर दिया, 5 लाख रुपए एग्जाम, 5 लाख मिले लेकिन खर्चा किया 4 लाख का, तो बस 4 ही लाख एग्जाम होंगे। ठीक है, रिमेनिंग 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। Sir, if the medical treatment is done in any other hospital, इन 5 के अलावा अगर किसी और हॉस्पिटल में इलाज करा लिया तो then amount received shall be fully taxable। अगर इन 5 हॉस्पिटल के अलावा किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो ये जितने भी पैसे होंगे ना ये फुल्ली टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराते हैं और एम्प्लॉयर इनको 2 लाख रुपए दे दें तो ये 2 लाख के 2 लाख फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, ये बात हो रही थी मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया की। सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर कराना पड़े। हाँ जी, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया होता है, अब क्या करें? अब एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर अगर मैं पुराने प्रोविजन की बात करूं तो हम ये कह रहे थे इन 5 हॉस्पिटल में इलाज कराइए। सोचिए इन 5 में से इंडिया के बाहर कौन कौन से होंगे? सर क्या एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल इंडिया के बाहर हो सकता है? हो सकता है, अगर बाई चांस मैं ये कहूं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, गूगल में जॉब करते हैं, हो सकता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कि भाई गूगल के हॉस्पिटल है बाहर। ठीक है, अदरवाइज तो ये बात पॉसिबल नहीं है। क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया के बाहर जाकर हॉस्पिटल खोलेगी? सर अभी इंडिया में पूरे नहीं खुल पा रहे, विदेशों में कहां से खोलेंगे? सर लोकल अथॉरिटी, अच्छा अप्रूव्ड हॉस्पिटल, यूएसए का हॉस्पिटल हमारे पास आएंगे अप्रूवल लेने? सर पॉसिबल ही नहीं है, ये 5 हॉस्पिटल ना इंडिया के बाहर नहीं हो सकते। अब मान लीजिए मिस्टर ए, इन्हें ट्रीटमेंट कराना है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इंडिया में इलाज नहीं हो सकता, विदेश जाना पड़ेगा इलाज के लिए। अब क्या करें? अब एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? इनकम टैक्स अगर सर पक्का मिलेगी, लेकिन अब ये नहीं देखा जाएगा कि ये इलाज कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हैं, क्योंकि वहां तो इन 5 में से कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या देखेंगे सर? अब देखेंगे एक्सपेंस। सोचिए अगर एक पर्सन इंडिया के बाहर जाकर इलाज कराता है तो उसका खर्चा किन किन चीजों पर हो सकता है? इंडिया के बाहर जाकर अगर इलाज कराएंगे तो किन किन चीजों पर खर्चा होगा सर? हाँ जी, तो अगर इंडिया के बाहर जाकर इलाज कराएंगे तो 3 चीजों पर खर्चा होगा।
सर पहला खर्चा तो इलाज का होगा, एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई मेन तो यही है, इलाज के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा। उसके बाद जब ये इलाज के लिए जाएंगे तो इलाज कराते हुए वहां रहना भी तो पड़ेगा, वहां रुकना पड़ेगा। मिस्टर ए के पिताजी को कैंसर हो गया और कैंसर की कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप थी, इंडिया में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा यूके चले जाइए, यूके बड़ा फेमस है इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए वहीं जाते हैं। संजय दत्त को कैंसर हो गया था, युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, इरफान खान को कैंसर हो गया था, ये सब यूके में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो मुद्दा ये है, अब जब ये कैंसर का ट्रीटमेंट कराएंगे तो सर रुकना भी तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सुबह को जाएंगे शाम को आ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा जी 6 महीने आपको यहां रुकना पड़ेगा, ठीक है, 6 महीने रुकने में खर्चा होगा। अच्छा 6 महीने रुकेगा कौन? इधर से मिस्टर ए पिताजी को बिठा देंगे कि ओके पापा बाय बाय, इलाज करा के आ जाना, ऐसा थोड़ी होगा सर, साथ में जाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो जब साथ में जाएंगे तो इनका भी खर्चा होगा। इनकम टैक्स कहता कोई बात नहीं भाई, पेशेंट जाएंगे और साथ में अटेंडेंट या अटेंडेंट्स भी तो जा सकते हैं, ठीक है। भाई मिस्टर ए के पापा का इलाज कराना था तो इनके फादर चले गए, साथ में मिस्टर ए चले गए। अब ये जा ही रहे थे, इन्होंने कहा भाई बड़ी परेशानी होगी, इन्होंने मिसेज ए से कहा चलो तुम भी चलो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बच्चों के पेपर खत्म हुए थे, इन्होंने कहा चलो एक काम करो बच्चों को भी ले चलते हैं, A1 और A2। फिर ये वो सब जा ही रहे हैं तो मम्मी अकेली क्या करेंगी, उन्हें भी ले चलो, पिताजी का इलाज हो जाएगा, फैमिली हॉलीडे हो जाएगा। और ये 8-10 लोगों की टीम निकल पड़ी पिताजी के इलाज के लिए। तो क्या इनकम टैक्स 10 लोगों के लिए एग्जम्पशन दे देगा? सर ऐसा नहीं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, एक्सपेंसेस ऑन स्टे एब्रॉड ऑफ पेशेंट एंड एनी वन अटेंडेंट। सर सिर्फ एक अटेंडेंट, ये 4 लेके जाएं साथ में, मैं रोक नहीं रहा, मैं कह रहा हूं 4 में से 1 की एग्जम्पशन दूंगा, 3 की नहीं दूंगा। हाँ जी। और तीसरा एक्सपेंस, सर तीसरा एक्सपेंस है एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग, आने जाने का भी तो खर्चा होगा, ऑफ पेशेंट एंड एनी वन अटेंडेंट। तो पेशेंट और एक अटेंडेंट का खर्चा ट्रैवलिंग का, तो देखिए 3 हो गए, यही मेन एक्सपेंसेस है भाई, ट्रीटमेंट का एक्सपेंस, स्टे एब्रॉड का एक्सपेंस और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, ठीक है। अब एक इशू है सर, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन का ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया में, और इंडिया के किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, मान लीजिए मैक्स हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ, तो बताइए क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं खर्चा कितना हुआ है? यस, वेरी इजी सर, इनकम टैक्स में अलग अलग प्रोविजन है। मान लीजिए मिस्टर ए आकर कहें कि जी पिताजी का इलाज कराया और पिताजी के इलाज पर 1 करोड़ का खर्चा हो गया, हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए हमें थोड़ा शक हो कि नहीं यार 1 करोड़ तो बहुत हो गए, तो सर एक सिंपल सा लेटर भेज दीजिए ना मैक्स हॉस्पिटल को, यहां से सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी आपको, ठीक है भाई। यहां पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, यहां पे सर्वे का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है, 36 तरह के प्रोविजन है। इंडिया के अंदर कुछ भी हो रहा है ना, मैं इजीली पता लगा सकता हूं। सोचिए मिस्टर ए ट्रीटमेंट के लिए गए यूएसए और आकर कहा कि सर खर्चा हो गया, अब बताइए क्या आप अब वेरीफाई कर पाएंगे कि खर्चा कितने का हुआ, या जो ये बिल लेकर आए हैं ये बिल ठीक है या नहीं? सर वैसे ना हम फॉरेन कंट्रीज से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है।
हम इंडिया में जो हमारे CCIT साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जो रेस्पेक्टिव कंट्री है वहां पर जो इनके रेस्पेक्टिव पोस्ट पर पर्सन होंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर ये अपनी कंट्री के अंदर वेरीफाई करा के बताएंगे। ठीक है सर, हमारे ना वर्ल्ड की ढेर सारी कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट होता है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके अंदर बहुत ढेर सारी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, सेक्शन 90 कैपिटल ए और 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बहुत चीजें कवर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं कर सकता, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में तो बहुत आसान है, AO साहब एक चिट्ठी भेजेंगे पता चल जाएगा। सर USA से पता नहीं लगा पाएंगे आप, वेरी डिफिकल्ट सर, वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे में क्या करें? हमने कहा सर हमारे लिए तो पता लगाना पॉसिबल है नहीं, तो हमने ये केस रेफर कर दिया एक बहुत हायर अथॉरिटी को। और वो हायर अथॉरिटी कौन है? सर इन दोनों ही केसेस में एग्जम्पशन मिलेगी अप टू अमाउंट अप्रूव्ड बाय RBI। सर वो हायर अथॉरिटी है RBI। अब ये कहां से आ गए? तो सर ये इसलिए आ गए कि सोचिए, एक पर्सन मिस्टर ए USA में जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। USA में इलाज के लिए क्या चाहिए होगा? सर डॉलर्स। और ये डॉलर आएंगे कहां से? RBI देगा। तो RBI के पास जाकर मैं जितने चाहूं डॉलर्स ले लूं? ऐसा नहीं होता सर। RBI के पास जाकर ना इन्हें पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, इन्हें पूरी फाइल बनाकर जमा करानी होगी, क्या इलाज कराना है, कहां इलाज कराना है, सारी डिटेल्स बतानी होंगी, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। इन्होंने RBI में जाकर कहा सर पिताजी का इलाज कराना है, 50 लाख का खर्चा है। RBI ने फाइल को चेक किया और कहा बेटा गलत, ये इलाज तो 30 लाख में हो जाता है। RBI को पता होगा क्या? जरूर पता होगा सर। भाई ये पहले आदमी होंगे क्या जो इलाज के लिए जा रहे होंगे? सर इंडिया से और भी तो लोग जाते होंगे, सब RBI से ही अप्रूवल लेते होंगे। RBI ने कहा भाई सब लोग 30 लाख में इलाज करा के आ जाते हैं, तुम 50 लाख का कौन सा स्पेशल इलाज करा रहे हो? ऐसे में RBI ने मान लीजिए अप्रूव किया 30 लाख को, तो बताइए इनका खर्चा कितने का होगा? इनकम टैक्स क्या कहता है, हम तो यही मानेंगे 30 लाख का होगा। ठीक है, तो ऐसे में एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? हमने कहा सर अप टू द अमाउंट अप्रूव्ड बाय RBI। और यहां एक और भी लिमिट है, इफ एक्चुअली स्पेंट। इफ एक्चुअली स्पेंट, सर एक्चुअली स्पेंट हर जगह पर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, सोचिए RBI ने अप्रूवल दे दिया 30 लाख का, इलाज 25 लाख में ही हो गया, तो मैं 30 लाख की छूट दे दूं? नहीं, फिर छूट भी 25 की ही मिलेगी। तो ऐसे में हमारे पास ना अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो अमाउंट एग्जम्प्ट कितना होगा? सबसे पहले देखिए अमाउंट रिसीव्ड, दूसरे नंबर पर देखिए अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, और तीसरे नंबर पर देखिए अमाउंट अप्रूव्ड बाय RBI, whichever is lower shall be exempt from tax। ठीक है, तो मैं अपने पास देखूंगा कितने पैसे मिले, कितने का खर्चा किया, और तीसरा कितना अमाउंट अप्रूव्ड बाय RBI है। इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा ना उसकी एग्जम्पशन दी जाएगी। ये हमारे पास बात हो गई मेडिकल फैसिलिटी की। पहले हमने कहा मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, अगर इन 5 हॉस्पिटल्स में से कहीं भी इलाज कराएंगे तो फुल्ली एग्जाम। फिर हमने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया के केस में जो इनका खर्चा होगा मेडिकल ट्रीटमेंट का या एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड का, वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा
अप टू द अमाउंट अप्रूव बाय आरबीआई। अब सवाल है ट्रैवलिंग के खर्चे का। तो मिस्टर ए अपने फादर को लेकर यूके गए और जाने आने के लिए टिकट खरीदा इन्होंने। ये टिकट के पैसे एम्प्लॉयर ने दे दिया। अब एम्प्लॉयर ने जो टिकट के पैसे दिए, एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? इनकम टैक्स से कहते हैं सर, ये डिपेंड करता है मॉनेटरी क्राइटेरिया पर। इफ टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉई is up to ₹2 लाख, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर टोटल इनकम मोर देन 2 लाख है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो परक्विजिट पर हम अपने पास कब टैक्स लगाएंगे? मेडिकल फैसिलिटी पर। इनकम टैक्स से कहता है सर, अगर इंप्लॉई की सैलरी अगर इंप्लॉई की टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है एनुअल, ठीक है, एनुअली निकलती है इनकम हमारे हमेशा इनकम टैक्स में। अगर टोटल इनकम अप टू 2 लाख है तो ये जो ट्रीटमेंट का ट्रैवलिंग का खर्चा मिला है ये एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। और अगर इनकी टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो फिर इसको फुल्ली कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए बात को समझिए। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए और इनके फादर के ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ सपोज 80,000 का। अब ये पैसे एग्जम्प्ट होंगे या टैक्सेबल? इसके लिए हम ये कह रहे हैं, ये देखिए कि इनकी टोटल इनकम कितनी। मान लेता हूं टोटल इनकम है 1,75,000। तो सर 175 है ना, 2 लाख से कम है। हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये 80,000 एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और अगर मैं मान लूं कि ये जो इनकम है इनकी वो है 2,75,000, तो अब ये 80,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 80,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा तो 275 में आप 80,000 और ऐड कर दीजिए, इनकी इनकम हो जाएगी 3,55,000। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को एग्जम्प्ट या टैक्सेबल किया जाएगा। सर दोनों देखेंगे। अगर एम्प्लॉयर पूरे पैसे नहीं दे रहा तो जितने देगा वो टैक्सेबल होगा। देखिए एक्स्ट्रा पैसे तो एम्प्लॉयर देगा नहीं, टिकट के पैसे दे रहा है ना। मान लीजिए टिकट आया 80,000 का, तो अब 2 केस हो सकते हैं। पहला, एम्प्लॉयर पूरे के पूरे पैसे दे दे। दूसरा ये भी हो सकता है एम्प्लॉयर कहे भाई मैं तो 60,000 दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता टिकट हो 80,000 का, एम्प्लॉयर दे दे 1 लाख। ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहे नहीं हो गया हाइपोथेटिकली, तो 20,000 टैक्सेबल होगा ही होगा सर। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो तो सभी केसेस में टैक्सेबल है। अब सवाल ये उठता है, टिकट है 80,000 का, एम्प्लॉयर ने दिए 60,000। अगर एम्प्लॉय की इनकम 2 लाख से कम है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 80,000 के 80,000 पूरे के पूरे दे दिए तो अगर 2 लाख से कम है तो एग्जम्प्ट, 2 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मैं ये लेकर चलूं, टिकट था 80,000 का, एम्प्लॉयर ने दे दिए 1 लाख, तो सर 1 लाख दे दिए ना, 20,000 तो इन एनी केस टैक्सेबल होगा ही होगा आपके लिए। इस पे तो आप टैक्स बचा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो फालतू वाले पैसे हैं, एक्स्ट्रा वाले। ठीक है ना। और जो 80,000 का खर्चा हुआ है उसका क्या होगा? उसके लिए ये देखूंगा कि इनकी इनकम 2 लाख से कम है या 2 लाख से ज्यादा। अगर 2 लाख तक है तो 80,000 एग्जम्प्ट, 2 लाख से ज्यादा है तो 80,000 टैक्सेबल। सर आखिरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए इनका मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता है।
ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, इनसे कहा भाई तुम्हारा इंश्योरेंस करा देंगे और इंश्योरेंस का प्रीमियम हम भर देंगे, और इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। सर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, और इसका प्रीमियम कौन पे करता है? प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉयर। ऐसे में हम ये कह रहे हैं, ये जो प्रीमियम पे किया है ना एम्प्लॉयर ने, ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। जी सर, एम्प्लॉयर के हैंड्स में ये एक्सपेंस है और एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है। बिल्कुल होगा सर, एम्प्लॉयर का तो खर्चा है, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस माना जाएगा, एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। लास्ट केस में आपने जो 2 लाख सैलरी बोला है वो पर मंथ है पर एनम? मैम पर एनम, मंथली का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ, हम तो सब कुछ एनुअल लेकर चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलटीसी। लीव ट्रेवल कंसेशन, या इसे लीव ट्रेवल अलाउंस भी कह देते हैं। ठीक है सर, बस कहते हैं अलाउंस, होता नहीं है। जी मैम, जी मैम, मैम हमें मिलते ही नहीं। हमें कब मिलते हैं? हॉस्पिटल को जाते हैं वो तो। हाँ जी, ठीक है, मुझे थोड़ी मिलेंगे, वो तो हॉस्पिटल को मिलेंगे, तो मेरे हैंड्स में वो टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस कराने पर इंश्योरेंस कंपनी इलाज के पैसे देती है हॉस्पिटल को, उसका एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होगा। हॉस्पिटल तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों, आप देंगे तब भी टैक्सेबल होगा। भाई मैंने एक डॉक्टर को जाकर पैसे दिए, तो डॉक्टर की तो प्रोफेशनल रिसीट है ना सर, वो तो टैक्सेबल है ही है। अब हो सकता है ये पैसे मैं देने के बजाय मेरी इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, मेरा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो भी टैक्सेबल है। मैं दूंगा तो भी टैक्सेबल है। हाँ जी, तो सर मैं ये कह रहा था, अगला कंसेप्ट है हमारे पास एलटीसी, या इसे एलटीए कह देते हैं। सर बस कहते हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये अलाउंस होता नहीं है। लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल अलाउंस होता क्या है? हमने अपने एम्प्लॉय से कहा, मिस्टर ए से, कि सर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाओ वेकेशंस पर। ठीक है, आप और आपकी फैमिली कहीं वेकेशंस पे चले जाइए। ठीक है, और जितना भी खर्चा होगा टिकट का, ट्रैवलिंग का, उसके पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई, मिस्टर ए अपनी फैमिली के साथ मान लीजिए घूमने के लिए चले गए, टिकट आए 1 लाख रुपए के, और ये पैसे एम्प्लॉयर ने इनको दे दिए। हाँ जी सर, क्या ये अलाउंस है? नहीं, हो ही नहीं सकता सर, अलाउंस तो फिक्स होता है, ये अलाउंस थोड़ी है। एम्प्लॉयर यहां पर ऐसा थोड़ी कह रहा है हर साल 1 लाख रुपए दूंगा ही दूंगा। एम्प्लॉयर ये थोड़ी कह रहा है 10,000 रुपए महीना दूंगा ही दूंगा। एम्प्लॉयर ये कह रहा है अगर आप घूमने के लिए जाएंगे तो टिकट के पैसे दे दूंगा, टिकट खरीदोगे तो पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, इसे हम लीव ट्रेवल कंसेशन
या लीव ट्रेवल अलाउंस कहते हैं। सर बस कहते हैं अलाउंस, ये अलाउंस के नेचर में नहीं आता फिट। ठीक है, तो अब बताइए ये हमारे पास एग्जम्प्ट करें या टैक्सेबल? इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अगर आपने हमारी कंडीशंस पूरी कर दी तो इन पैसों को हम एग्जम्प्ट करने को तैयार हैं। अब ये कंडीशंस क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एनी अमाउंट spent on traveling to any place in India। हाँ जी सर, देखिए पहली बात, एनी अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। एलटीसी की छूट मिलते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये पैसे एक्चुअली स्पेंड होने चाहिए। अगर आप खर्चा करेंगे तो एग्जम्प्ट होगा, और खर्च नहीं करेंगे तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि ये लो बेटा 1 लाख रुपए घूमने चले जाओ, मैं गया ही नहीं और मैंने पैसे यूज कर लिए, खा गया मैं पैसे, तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है, अकेले क्यों खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल है ये आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए ये एक डिबेटेबल इशू है, एम्प्लॉयर देगा या नहीं देगा, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता सर। ठीक है भाई, मेरी कंपनी की पॉलिसी है, अगर मैं कंपनी से कहूं 1 लाख का खर्चा है वो दे देते हैं पैसे, फिर जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी। ठीक है भाई, इनकम टैक्स कहीं भी ये थोड़ी कहता है कि आप पैसे दो या आप पैसे ना दो, एलटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये हम नहीं बताते। हम तो ये बताते हैं एलटीसी मिलेगा तो टैक्स कैसे लगेगा। ठीक है सर, ये तो एम्प्लॉय जाने और एम्प्लॉयर जाने। अगर एम्प्लॉयर ने बिना खर्चे के पैसे दे दिए तो फुल्ली टैक्सेबल है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एनी अमाउंट स्पेंड, अगर आप ये पैसा खर्चा कर देते हैं फॉर ट्रेवलिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया। सर एलटीसी की एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब घूमने के लिए इंडिया में जाएं। ठीक है, मिस्टर घूमने जाना चाहते हैं और एम्प्लॉयर इनको पैसे दे रहा है, बताइए ये घूमने के लिए कहां जाएंगे, इंडिया में या इंडिया के बाहर? सर ये तो डिपेंड करता है, एम्प्लॉय की इच्छा है। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, XYZ लिमिटेड में, सीनियर एम्प्लॉय हैं, 10 लाख रुपए महीना सैलरी है। ठीक है, इन्होंने कहा सर घूमने के लिए जाऊंगा ऑल ऑफ द यूरोप के टूर पे। ठीक है, यूएसए जाऊंगा, यूके जाऊंगा, और जो भी वॉट। ठीक है, ऐसे में सोचिए क्या एम्प्लॉयर इनको पैसे देगा? सर दे भी सकता है। ठीक है सर, इनकम टैक्स थोड़ी बताएगा कि कब पैसे देने और कब नहीं देने, उनकी मर्जी। हम तो ये बताते हैं एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम ये कह रहे हैं सर जाओ ना, घूमने जाओ, बहुत खुशी की बात है, टैक्स दे देना, ये पैसे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए ये विद इन इंडिया जा रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं ठीक है, अब मैं छूट दे सकता हूं। सर जो इतना अमीर आदमी है, घूमने के लिए यूएसए यूके जा रहा है, पेरिस में घूमने के लिए जा रहा है, सर वो टैक्स भी दे देगा, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर विद इन इंडिया जा रहा है तो मैं छूट देने के लिए तैयार हूं। एनी अमाउंट एक्चुअली स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया बाय द शॉर्टेस्ट रूट। सर शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है? हाँ जी सर, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब होता है डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रूट। सर डायरेक्ट रूट हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, और जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ना सर, उसका फेयर हमेशा मिनिमम होता है। ठीक है सर, मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूं,
तो एक तरीका तो यह है कि मैं दिल्ली से बैठूं और डायरेक्ट मुंबई जाऊं, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, इन्होंने कहा जी दिल्ली से मुंबई तो जाऊंगा, लेकिन एक काम करो, दिल्ली से पहले जाता हूं सूरत, फिर जाता हूं कन्याकुमारी, फिर जाता हूं अहमदाबाद, और 2-4 और सिटीज में होते होते फिर जाता हूं मुंबई। तो सर ये भारत भ्रमण के लिए एग्जाम्पशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऐसे में जो एग्जाम्पशन मिलेगी ना, वो डायरेक्ट रूट की मिलेगी। सर देखिए फिर से मैं रोक नहीं ना, मैं ये नहीं कह रहा जाओ मत, ऐसे जाओ ना, कौन मना कर रहा है भाई। डायरेक्ट जाता तो खर्चा होता 20,000 का, या घूमते घूमते गए खर्चा किया 60,000 का। हम कह रहे हैं वेरी गुड, 60,000 में से 20,000 की एग्जाम्पशन, 40,000 की एग्जाम्पशन नहीं दूंगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट शॉर्टेस्ट रूट के लिए एग्जाम्पशन अलाउ करता है। Any amount spent on traveling to any place in India by the shortest route by employee and या or any member of his family। मिस्टर ए अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए चले गए, ठीक है। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स सबके लिए छूट है, ठीक है। मेंबर ऑफ फैमिली के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, या चलिए कर ही लेते हैं। ये मेंबर ऑफ फैमिली कौन होते हैं? तो फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड एलटीसी, हाँ जी सर, मेडिकल फैसिलिटी और एलटीसी के पर्पस से बात चल रही है। फैमिली में कौन कौन लोग आएंगे? हमने कहा सर पहली बात, इसमें आएंगे स्पाउस। मिस्टर ए की फैमिली में कौन आएगा? हमने कहा जी मिसेज आएंगी। मिसेज ए की फैमिली में कौन आएगा? हमने कहा मिस्टर ए आएंगे। तो स्पाउस हस्बैंड और वाइफ, एंड और कौन आएगा? हमने कहा जी बच्चे आएंगे, बच्चे, ठीक है। स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी, ठीक है। तो मिस्टर ए मेडिकल फैसिलिटी के केस में हम ये कह रहे हैं, अगर वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं मिसेज ए का, या वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने बच्चों का। सर मैं ये कह रहा था, सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर ए भी जॉब करते हैं, मिसेज ए भी जॉब करती हैं। अब बताइए, मिसेज ए की अगर तबीयत खराब हो जाए तो इलाज मिस्टर ए कराएंगे या मिसेज ए कराएंगी? सर कोई भी करा सकता है, कोई भेदभाव थोड़ी है, घर की बात, ठीक है। बच्चों का इलाज कराना है, पैसे फादर देंगे या मदर देंगी? सर कोई भी दे सकता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि स्पाउस खुद भी तो वर्किंग हो सकती है, बच्चे खुद भी तो वर्किंग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। तो मिस्टर ए की फैमिली में मिसेज ए को कवर किया जाएगा। मिसेज ए जॉब करती हैं या नहीं करती, इनकम अर्न करती हैं या नहीं करती, ये बात इररिलेवेंट है। और कोई भी आएगा क्या? यस, इसमें पेरेंट्स भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, इसमें ब्रदर भी आएंगे, सिस्टर भी आएंगी। इफ मेनली डिपेंडेंट ऑन द असेसी, तो मिस्टर ए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं फादर का, तो बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर पक्का मिल जाएगी, बस एक छोटी सी कंडीशन है मेरी, फादर मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन मिस्टर ए। क्या ये अपनी मदर का इलाज करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बट मदर मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन मिस्टर ए। क्या ये अपने भाई बहन का इलाज करा सकते हैं? सर बिल्कुल करा सकते हैं, बट दे मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द असेसी, ठीक है। सर एक बात ना मैं यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था,
आप प्लीज इसे ऑफिस रूल्स के साथ मिक्स करके मत देखिएगा, ठीक है। ऑफिस रूल्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बात करूं, सीजीएचएस के जो लोग भी मेंबर होंगे, सभी होंगे, तो बच्चे का ट्रीटमेंट कराया जा सकता है सीजीएचएस के थ्रू या नहीं कराया जा सकता? कराया जा सकता है, लेकिन उसमें ना कुछ ऑफिस रूल्स होते हैं। बेटे का इलाज हो सकता है 25 साल की एज तक, बेटी का इलाज हो सकता है अगर अनमैरिड है तो, मैरिज के बाद नहीं हो सकता, ठीक है ना। सर मैं ये कह रहा था इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब बातों का इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए के सन है, 35 साल के हैं, बढ़िया कंपनी में जॉब करते हैं जबरदस्त, और उनके इलाज का खर्चा मिस्टर ए ने उठा लिया, बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर पक्का मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए तो, ठीक है। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सीजीएचएस के रूल्स क्या है, मैं तो इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैटर यहां पर यह करता है एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए ना 35 साल के बेटे का इलाज कराने के लिए, सर मैं एग्जम्पशन दे दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैरिड डॉटर का इलाज कराने के लिए एम्प्लॉयर पैसे दे दे एम्प्लॉय को, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। सीजीएचएस के रूल्स क्या कहते हैं? दिस इज इररेलेवेंट, आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे नहीं पता सर क्या कहते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है स्पाउस का इलाज कराया जा सकता है, बच्चों का कराया जा सकता है, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, इररेलेवेंट है। तो बच्चे इनकम अर्न करते हैं या नहीं करते, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मेजर हैं या माइनर हैं, इससे, ठीक है। और पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर ये फैमिली के मेंबर माने जाएंगे इफ मेनली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। मतलब अगर पेरेंट्स असेसी पे डिपेंडेंट हैं और इनका इलाज मिस्टर ए कराते हैं, ये पैसे एग्जम्प्ट है। और अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है और इलाज कराते हैं तो ये टैक्सेबल है, ठीक है। हाँ सर एक थोड़ा सा जरा जी, एक छोटा सा इशू और है यहां पर। मान लीजिए मिस्टर ए इलाज करा रहे हैं अपने फादर का, हाँ जी बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिस्टर ए अपने पिताजी का इलाज कराते हैं तो एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर अगर डिपेंडेंट हैं तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा था सोचिए मिस्टर ए ने इलाज कराया मिसेज ए के फादर का, और सपोज मिसेज ए के फादर ये डिपेंडेंट हैं ऑन मिस्टर ए, अब बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? डिपेंडेंट है सर, दोनों ही केसेस में डिपेंडेंट हैं। हाँ जी अब बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सर पिताजी की मिल जाएगी, और स्पाउस के पिताजी की, अब थोड़ी दुख की बात है सर, इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर अपने ही पिताजी की देंगे, ठीक है। स्पाउस के पिताजी को पिताजी नहीं मानता इनकम टैक्स। अच्छा अगर ये मिसेज ए होती और अपने पिताजी का इलाज कराती तो मिलती क्या? बिल्कुल मिल जाती। मैं डिपेंडेंट मान के चल रहा हूं, और मान लीजिए इन पे डिपेंडेंट है मिस्टर ए के पिताजी, तो मिलेगी क्या? हाँ देखिए भेदभाव तो हम करते ही नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब मिस्टर ए के लिए तो मिसेज ए के पिताजी को नहीं लेंगे और मिसेज ए के लिए ले लेंगे, ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर ये कह रहा हूं सर वो ऑप्शन ना सीजीएचएस में दे सकते हैं, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा था आप सीजीएचएस के रूल्स को इनकम टैक्स से मिला के मत देखिए, ठीक है। सीजीएचएस में ये ऑप्शन होता है कि मिसेज ए अपने ससुर जी को ले सकती हैं, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी सर, ठीक है। मिस्टर ए अपने फादर का इलाज कराएं और मिसेज अपने फादर का इलाज कराएं, एग्जम्पशन के लिए। अगर मिसेज ए मिस्टर ए के पिताजी का इलाज करा दें ऑल्दो ही इज डिपेंडेंट, बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर सीजीएचएस ऑप्शन देता है, इनकम टैक्स एक्ट ऑप्शन
नहीं देता। हाँ जी, मैं वापस आता हूं सर एलटीसी पे जहां पर मैं था। तो एलटीसी ट्रैवलिंग की बात चल रही थी। अगर ये ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं बाय द शॉर्टेस्ट रूट, और ट्रैवलिंग किसकी, अपनी या अपने फैमिली मेंबर की, तो हम इनको एग्जम्पशन देने को तैयार हैं। ठीक है सर, एलटीसी में ना खास बात यह है कि एग्जम्पशन shall be allowed for up to 2 children only। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए छूट मिल पाएगी एलटीसी में। ठीक है, तो अगर मिस्टर ए के 3 बच्चे हैं तो ये कितने बच्चों के साथ घूमने के लिए जाएंगे? अरे सर, जाएंगे तो तीनों के साथ ही, हाँ, लेकिन छूट जो होगी ना वो 2 की ही मिल पाएंगी। तो अगर 3 बच्चों के लिए पैसे मिले, सर पैसे एम्प्लॉयर तो दे ही देगा, एम्प्लॉयर पर कंडीशन थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूं अगर 3 बच्चे हैं ना तो छूट बस 2 की मिल पाएगी। हाँ, एक बात जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो यहां भी एप्लीकेबल है, सीबीडीटी का सर्कुलर। अगर आफ्टर द फर्स्ट बर्थ सेकंड बर्थ पर मल्टीपल चिल्ड्रन है तो सबके लिए मिल जाएगी छूट। पहली बार में 1 बच्चा हुआ और दूसरी बार में ट्विंस हुए तो 3 के लिए छूट मिलेगी। अदरवाइज 2 ही बच्चों के लिए एग्जम्पशन अलाउ की जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर, ये एग्जम्पशन कितनी बार मिलेगी ज्यादा से ज्यादा? Exemption shall be allowed for a maximum of 2 times। ज्यादा से ज्यादा 2 बार छूट दूंगा इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। हाँ जी, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। क्या मतलब हुआ? 4 साल में 2 बार। ठीक है, 4 साल में 2 बार की छूट दूंगा सर। ठीक है, हाँ जी, ये 4 साल कहां से देखे जाएंगे? हाँ जी, तो ये 4 साल कहां से देखे जाएंगे? एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं सर। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने कंपनी में जॉब ज्वाइन की 18 जुलाई 2022 को। ये घूमने गए 22 दिसंबर 2022 में, वापस आए 2 जनवरी 2023 को। साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। मेरा सवाल यह था कि बताइए 4 इयर्स कहां से काउंट किए जाएंगे? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से करूं, जॉब ज्वाइन करने से करूं, घूमने जाने से करूं, वापस आने से करूं, ईयर एंड से करूं? 4 साल में 2 बार छूट मिलेगी। ये 4 साल कहां से देखे जाएंगे? हाँ जी, तो ये 4 साल काउंट किए जाएंगे सर 1 जनवरी 1986 से। सर ब्लॉक ना आपको नहीं बनाने, ब्लॉक बने हुए हैं, आपको बस ब्लॉक चुनना है, मतलब ढूंढना है आप कौन से ब्लॉक में फॉल कर रहे हैं। ब्लॉक बनाने नहीं है, ब्लॉक इनकम टैक्स ने बनाए हुए हैं सर। पूरे इनकम टैक्स का एक सिंगल प्रोविजन जो कैलेंडर ईयर पर बेस्ड है। इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर के ऊपर बेस्ड बात नहीं होती सर, इनकम टैक्स चलता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। सिंगल प्रोविजन सर, सिंगल, जो कैलेंडर ईयर पर है, दैट इज एलटीसी। सर ये प्रोविजन ना एक्चुअली 1986 में आया था। अब क्योंकि 1986 में आया था तो लॉ मेकर्स ने वहीं से ईयर काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा लॉ मेकर जब काउंट ही कर रहे थे
तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं काउंट किया, कैलेंडर क्यों किया? सर फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट पता है कब आया है? 1988 में। 1988 से पहले तक फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट ही नहीं होता था। 1988 से पहले आपका जैसा मन करे वैसा ईयर फॉलो कर सकते थे। आपको कैलेंडर करना है कैलेंडर करिए, फाइनेंशियल करना है फाइनेंशियल कीजिए। पहली बार फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट ही 1988 में लाया गया। उससे पहले ही एलटीसी का प्रोविजन आ चुका था, और एलटीसी के प्रोविजन में लॉ मेकर्स ने पहले ही ब्लॉक बना लिया था। तो उन्होंने जो ब्लॉक बनाए ना, वो पता है कौन से थे? सर 1986 टू 1989। इन 4 साल में कभी भी 2 बार घूमने चले जाइए, आपको छूट मिल जाएगी। देन 1990 टू 1993, देन 1994 टू 1997, देन 1998 to 2001, 2002 to 2005, 6 to 9, 10 to 13, 14 to 17, और 2018 to 2021। सर 2022 to 2025। हाँ जी सर, हमारे जो पेपर में प्रीवियस ईयर आना है ना इस बार एग्जाम में, वो पता है कौन सा आना? प्रीवियस ईयर 21-22। और ये बड़ा खास ईयर है एलटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर 2021 के स्टार्टिंग के 9 महीने, ठीक है, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर के 21-22 के 1 अप्रैल 2021 टू 31 दिसंबर 2021, ये इस ब्लॉक के अंदर फॉल करते हैं। और अगला ब्लॉक 2022 से 25 का है। सर हमारे साल के 3 महीने 1 जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022, सर इस दूसरे ब्लॉक में फॉल करते हैं। अगर कोई पर्सन चाहे तो 2021-22 में एलटीसी की एग्जम्पशन ले सकता है। पता है कितनी बार? सर 4 बार। फर्स्ट 9 मंथ्स में 2 बार चले जाइए, अगले 3 महीने में 2 बार चले जाइए, चारों एग्जम्पशन मिल जाएंगी। ठीक है, प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर पैसे दे दे सर छुट्टी के साथ साथ। ठीक है ना भाई, एलटीसी की एग्जम्पशन की बात तो तभी आएगी ना जब एम्प्लॉयर पैसे तो दे। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर एग्री कर जाए मेरे घूमने जाने पर और पैसे भी दे दे, तो मैं 4 बार एग्जम्पशन देने को तैयार हूं। 2 बार की एग्जम्पशन 18 से 21 वाली, और 2 बार की एग्जम्पशन 22 से 25 वाली। ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 साल में 1 बार छूट लेंगे, या 2-2 साल के इंटरवल पे छूट लेंगे, या फर्स्ट ईयर में लेंगे, थर्ड में लेंगे, या सेकंड में लेंगे, फोर्थ में लेंगे, या फर्स्ट में लेंगे, फोर्थ में लेंगे, आपकी मर्जी। 4 साल के ब्लॉक में 2 बार एग्जम्पशन है। ये 2 बार कब लेना चाहते हैं सर, आप चूज करके बता दीजिएगा कब लेना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर पैसे दे दे और आप घूमने चले जाएं, मैं एग्जम्पशन देने को तैयार। ठीक है, तो ऐसे में इन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आप कभी भी 2 बार एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये मैंने करंट ब्लॉक लिख भी दिया। हाँ जी, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, हमने ये कहा 4 साल में 2 बार चले जाओ, अगर चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगी सर। अगर मैंने एग्जम्पशन क्लेम नहीं की तो ये एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ये ब्लॉक के साथ साथ लैप्स हो जाने वाली है। मुद्दा ये है कि सर मिस्टर ए ना 2018 से 21 के बीच में घूमने जाना था, ये जा ही नहीं पाए बेचारे भाई, नहीं हो पाया कोई ऐसा मौका कि कहीं घूमने जाते। ठीक है भाई, मिस्टर ए, इन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी बेचारे को, बड़ी मुश्किल से मिली
तो मिसेज ए भी वर्किंग थी, इन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई। बहुत मुश्किल से इन्होंने कॉमन डेट निकाली छुट्टी की, तो पता चला इनके बेटे A1 के यूटी शुरू हो गए, इनके एग्जाम्स खत्म हुए तो A2 के पेपर शुरू हो गए। भाई 4 साल में जा ही नहीं पाए बेचारे। तो सर ये तो एग्जाम्शन तो लैप्स हो जाएगी, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट ना हमें ऑप्शन देता है, एनी वन, सर सिर्फ एक, अनक्लेम्ड एग्जम्पशन, एनी वन unclaimed exemption can be carry forwarded for 1 year only in the next block. सर सिर्फ एक एग्जम्पशन 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है। अभी अभी हमने बात की 2018 से 21 मेरा एक ब्लॉक है, मान लीजिए 2 एग्जम्पशंस थी, मैंने एक भी क्लेम नहीं की, या 2 थी, एक ले ली, एक बची हुई है। इन दोनों ही केसेस में मैं 1 अनक्लेम्ड एग्जम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं टू 2022 ओनली, ठीक है सर, सिर्फ 2022 में। अगर आप 2022 के अंदर ये एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर 2022 में एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाते तो फिर ये लैप्स हो जाएगी, ठीक है। फिर ये एग्जम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते, फिर आप नेक्स्ट ब्लॉक की एग्जम्पशन लीजिए, 22 से 25 वाली 2, ठीक है, पुरानी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सर आखिरी बात, बस एलटीसी खत्म। मिस्टर ए ना एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते थे एलटीसी की, तो अब ये एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? Exemption for LTC depends on how the journey is performed. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जर्नी को परफॉर्म कैसे किया, ठीक है। सर सोचिए, मिस्टर दिल्ली से घूमने के लिए जाना चाहते हैं मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, बताइए कैसे जा सकते हैं? तो सर दिल्ली से मुंबई देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, बहुत तरीके से जा सकते हैं। भाई सोचिए, हो सकता है मैं बाय एयर चला जाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है मैं ट्रेन से चला जाऊं, मैं अपनी कार से जा सकता हूं ड्राइव करके, मैं बस से जा सकता हूं, हाँ पीछे से कह रहे हैं साइकिल से जा सकते हैं, हाँ सर सही बात है, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ सर अब, हाँ सही बात है, कह रहे हैं पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है सर सही बात है। कोविड के दौरान देखिए ना, लाखों लोग बेचारे पैदल कहां कहां गए, ठीक है ना। मैं कह रहा था देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। मुद्दा यह है कि एग्जम्पशन इस बात पे डिपेंड करती है कि इन्होंने जर्नी को कैसे परफॉर्म किया। तो सर मैं इतने बड़े कैटेगराइजेशन नहीं कर सकता। इनकम टैक्स एक्ट आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को 2 कैटेगरीज में बांटता है, बस 2, ठीक है। आप कैसे भी जाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सर ये पर्टिकुलर पर्सन जा सकते हैं, हो सकता है बाय एयर, भाई हो सकता है ये बाय एयर जाएं, और अगर बाय एयर ना जाएं तो फिर कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा अदर देन बाय एयर, छुट्टी, बस सिंपल सर सिंपल। या तो बाय एयर जा रहे हैं या फिर अदर देन बाय एयर जा रहे हैं, ठीक है। अब वो अदर देन बाय एयर ट्रेन से गए या कार से गए या टैक्सी से गए
या बस से गए या साइकिल पे जा रहे थे या बैलगाड़ी से, सर इररेलेवेंट। अगर ये बाय एयर जा रहे हैं तो अब सर बाय एयर जाने के भी बड़े तरीके हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, तो एक तरीका यह है कि वो किसी एयरलाइन में टिकट बुक करके चला जाए, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है इनका अपना प्राइवेट जेट हो। सर मुकेश अंबानी जब मुंबई से दिल्ली आते होंगे तो वो एयरलाइन में टिकट बुक करके थोड़ी आते होंगे, ठीक है। उनके तो अपना प्राइवेट जेट है, उससे आते होंगे, ठीक है। सर प्राइवेट जेट किराए पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपका कभी मन सा करे कि बस हाँ दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूं और अकेला जाना चाहता हूं, तो सर कुछ 2 से 2.5 लाख रुपए पर आवर के खर्चे पर आपको प्राइवेट जेट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी 4 घंटे की जर्नी है तो बस 10 लाख रुपए, ठीक है। आज की डेट में सर ऐसी बड़ी प्राइवेट कंपनीज स्टार्ट हो गई हैं जो प्राइवेट जेट किराए पर देती हैं, ठीक है। अब ऐसे में प्राइवेट जेट करके 10 लाख का खर्चा करके मुंबई जाएं तो 10 लाख की छूट दे दूं, सर हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? हमने कहा सर अगर ये बाय एयर गए हैं तो एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? हमने कहा सर जो भी एयर इकोनॉमी क्लास फेयर है हमारे नेशनल कैरियर का, हाँ ये बड़ी दुविधा है सर। आज की डेट में हमारा कोई नेशनल कैरियर है नहीं, लेकिन प्रोविजन में जो लिखा है वो लिखा है। हमारा नेशनल कैरियर हमारा एयर इंडिया तो अब बिक चुका, ठीक है, लेकिन अभी तक लॉ में उसी को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं बाय एयर, तो हम ये कह रहे हैं सर आप एयर इंडिया का टिकट देख लीजिएगा इकोनॉमी क्लास का कितना है, जो भी इकोनॉमी क्लास का फेयर होगा उसकी एग्जम्पशन दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, फॉर जर्नीज परफॉर्म्ड अदर देन बाय एयर, सर अब खास बात पता है क्या है? नाउ द एक्चुअल मोड of transportation is irrelevant। अगर ये बाय एयर नहीं गए तो बताइए कैसे गए, ये इररेलेवेंट है, ठीक है। अगर बाय एयर नहीं जा रहे तो कैसे गए, ये इररेलेवेंट है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अब आप जहां भी गए ये बताइए if the place of origin of journey and the place of destination are connected by train। हमने कहा सर मिस्टर ए जहां से गए और मिस्टर ए जहां पर गए, क्या वहां ट्रेन जाती है? मैंने एग्जांपल लिया मिस्टर ए दिल्ली से गए और मुंबई गए, बताइए क्या दिल्ली से मुंबई ट्रेन जाती है? हाँ जाती है। सर मैं ये नहीं कह रहा ये ट्रेन से गए, हो सकता है ये अपनी कार से गए हो, मैं ये कह रहा हूं बताइए ट्रेन जाती है या नहीं जाती है? हमने कहा जाती है। इनकम टैक्स ने कहा बस फर्स्ट एसी फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज, हमने कहा ट्रेन का जितना भी टिकट है फर्स्ट एसी का उसकी एग्जम्पशन दे दूंगा, फर्स्ट एसी फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज की एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी।
सर पर ट्रेन का टाइप भी तो होगा कोई। नहीं मैम, ट्रेन का कोई टाइप नहीं है, जो भी फर्स्ट एसी फेयर होगा उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। जनरली क्या होता है कि जो ट्रेन की टाइप्स होती है ना, मान लीजिए सुपर फास्ट से जा रहे हैं तो वो नॉर्मल राजधानी फेयर की सेम होता है, से। सुपर फास्ट के चार्जेस अलग से जुड़ जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जो बेसिक फर्स्ट एसी का फेयर है उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट। अब सर मैं ये कह रहा था, सोचिए मिस्टर है ना दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, मुंबई ट्रेन जाती है, लेकिन ऐसी जगह भी तो जा सकते हैं जहां ट्रेन नहीं जाती। जैसे मिस्टर है ना दिल्ली से नैनीताल जाना चाहते हैं, हाँ जी सर, नैनीताल ट्रेन नहीं जाती, कुछ दूरी तक जाती है उसके बाद नहीं जाती। ठीक है, दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन मिलेगी, कुछ 90-95% डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल हो जाएगा, और रिमेनिंग ट्रेन नहीं जाती। अब ट्रेन जाती ही नहीं तो क्या करें? हमने कहा सर, इफ द प्लेस ऑफ origin of journey and the place of destination or part thereof। सर पार्ट, कोई पार्ट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड होगा ही ना, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड होगा, थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड होगा। 50%, 60%, 70%, 90%, कोई बात नहीं, ट्रेन नहीं जाती ना, आर नॉट कनेक्टेड बाय ट्रेन। हाँ जी, हमने कहा जी ट्रेन नहीं जाती तो कोई बात नहीं, एक बात बता दो, एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट। सर दिल्ली से नैनीताल ट्रेन नहीं जाती, लेकिन मान लीजिए दिल्ली टूरिज्म की बसेस जाती हैं, तो सर दिल्ली टूरिज्म की बस का टिकट का फेयर मिल जाएगा, उसमें क्या हो गया? हमने कहा भाई ट्रेन नहीं जाती, कुछ और जाता है, इन्होंने कहा जाता है, मान लीजिए स्टेट टूरिज्म की बसेस जाती हैं, हमने कहा बस उसका जो भी डीलक्स क्लास या फर्स्ट क्लास का फेयर है ना, ऑफ सच रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो मान लीजिए इनको जहां जाना है वहां ट्रेन नहीं जाती, लेकिन स्टेट टूरिज्म की बस जाती है, हमने कहा कोई बात नहीं, स्टेट टूरिज्म की बस का फेयर देख लिया जाएगा, बेस्ट क्लास, जो भी डीलक्स क्लास या फर्स्ट क्लास का फेयर है वो देख लीजिए। अच्छा सर, मान लीजिए मिस्टर ए जहां जाना चाहते हैं वहां ये बाय एयर नहीं गए, वहां ट्रेन नहीं जाती और वहां कुछ भी नहीं जाता, जहां कुछ नहीं जाता वहां मिस्टर ए जाना चाहते हैं। सर कई रिमोट एरियाज भी होते हैं, ठीक है भाई, मिस्टर ए का गांव है कहीं रिमोट एरिया में, ठीक है, अब रिमोट एरिया सर होते हैं ऐसे एरियाज, ना वहां ट्रेन जाती है ना वहां बस जाती है, थोड़ा सा रास्ता ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, फिर थोड़ा सा बस में ट्रेवल करते हैं, फिर थोड़ा बैलगाड़ी, थोड़ा पैदल, थोड़ा तैर के, ठीक है, फिर जाकर गांव पहुंचते हैं। अब ऐसे में, अब भाई ऐसी जगहें तो है ही ना, इफ नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट, कुछ नहीं जाता, आप बताइए छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर छूट तो देखिए मिलेगी, इनकम टैक्स क्या कहता है सर,
अब छूट देंगे फर्स्ट एसी फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज की। ये देख लीजिए कि वहां का ट्रेन का फेयर कितना। सर ट्रेन तो जाती नहीं, देखूं कैसे? सर डिस्टेंस से। हमारा जो इंडियन रेलवे सिस्टम का फेयर सिस्टम है ना इंडियन रेलवेज का, सर वो किलोमीटर बेस्ड है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मिस्टर ए दिल्ली से अपने विलेज जाना चाहते हैं कहीं रिमोट एरिया में, और वो दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 800 किलोमीटर की दूरी पर ही कोई दूसरा बड़ा शहर होगा, सर उसका फेयर देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए उसका फेयर आ रहा है 15,000 रुपए फर्स्ट एसी। हमने कहा बस इस 15,000 की छूट ना आपको आपके गांव के लिए दे देंगे। ठीक है भाई, डिस्टेंस तो ये बता ही पाएंगे ना जहां भी इन्हें जाना है, उस डिस्टेंस के ऊपर मैं ट्रेन का फेयर चेक कर दूंगा एज इफ द जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय एयर, सॉरी बाय ट्रेन, ये मानते हुए कि इन्होंने जर्नी ट्रेन से ट्रैवल की है, इनको एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी सर, बस एक छोटी सी बात, इस केस में हमारे पास जो अमाउंट एग्जम्प्ट होगा ना वो कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड और स्पेसिफाइड फेयर विच एवर इज लोअर। तीन चीजें देखनी है सर आपको, पैसे कितने मिले, खर्चा कितना हुआ, और स्पेसिफाइड फेयर कितना है। स्पेसिफाइड फेयर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये तीन मोड्स के हमने अलग अलग फेयर डिस्कस किए। अगर बाय एयर जा रहे हैं तो एयर का जो जितना भी खर्चा है, अगर बाय एयर नहीं जा रहे तो ट्रेन का खर्चा, और अगर मान लीजिए ट्रेन नहीं जाती तो जो भी सिस्टम रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसका खर्चा, और अगर कुछ भी नहीं है तो भी ट्रेन का खर्चा। ये जितना भी फेयर होगा ना, विच एवर इज लोअर shall be exempt from tax. Amount received, amount spent और specified fare. सर जी आपने भी बताया था कि हमारे इन लॉज का जो अगर हम कुछ भी रिएम्बर्स कराते हैं मेडिकल में तो वो टैक्सेबल होता है। जी मैम, फुल्ली टैक्सेबल है। तो जैसे हम सीजीएचएस में डलवा देते हैं अपने इन लॉज में, तो वो हमारी सैलरी में क्या टैक्सेबल हो जा रहा है? जी मैम, जो वो आपकी reimburse सैलरी में होता है। टैक्सेबल होगा अगर आप इन लॉस के लिए कुछ भी पैसे ले रही हैं तो। पर जनरली तो कोई टैक्सेबल तो नहीं करता अभी मैम वो हमारे डिपार्टमेंट देखिए, में तो। हाँ डिपार्टमेंट नहीं करता और लॉ नहीं करता में तो डिफरेंस है ना। अब वो चांस की बात है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं, लेकिन ये तो एक कॉमन मिस्टेक है ना, ये तो गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स में मिस्टेक होती है। आप इसे छोड़िए कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट ये मिस्टेक करे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले छोड़ देंगे क्या? भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो टैक्स मांगेगा ही ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी डीडीओ हैं उन्होंने क्या करा, ये उनकी मिस्टेक है, ये उनको इसे टैक्सेबल करना चाहिए, इट शुड बी टैक्सेबल। जी सर, सर इवनिंग में क्लास होगी अकाउंट्स की।